बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, मेरी कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल पर आपके सामने जो हक़ाइक़ लेकर आएँ, जो तज्ज़िया लेकर आएँ वो न्यूट्रल हो। किसी एक जमात का ना हो, बल्कि वो बात करे जो पाकिस्तान की बात हो, जो हालात को बेहतर कर सके और पाकिस्तान को जिसका फ़ायदा हो सके। शाहीन सबाई साहब हमारे साथ रेगुलर अब मौजूद होते हैं अमेरिका से। सर, आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत वेरी शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका। और आपने जो एक बात की, इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जी जो तजिया और होना चाहिए वो एक ओवरव्यू होना चाहिए, पार्टीजन तजिया नहीं होना चाहिए। एक यानी दूर से आपको जो पिक्चर नजर आ रही है वो आपको प्रेजेंट करनी चाहिए एज इट इज, मतलब उसमें कोई आप गड़बड़ ना करें बस। ये बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और आज सर जो सवालात हैं वो कुछ शायद हुकूमत को पसंद ना आए, लेकिन उस पे भी हम बात करेंगे, चूँकि यही हमारा काम है, सवाल करना और उस पे तज़िया देना। सर, इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, स्टार्ट करते हैं हम जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल बनी हुई है मुस्लिम लीग नून की। क्योंकि इस पे ना मुझे एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन्स हैं जो मिले हैं। तो मैं ये आहिस्ता-आहिस्ता सारे आपके सामने रखता हूँ। लोग ये कह रहे हैं कि ख़ानदान में दरारें पड़ चुकी हैं। जितनी ज़ोर से और शिद्दत से आज मिला गया अदालत के अंदर, उससे अंदाज़ा होता था कि मामलात बहुत सख्त ख़राब हैं और ख़ुसूसी तौर पे कहा गया है, पैगाम भेजा गया है यहाँ से जहाँ पे मैं मौजूद हूँ कि जाकर रूठों को मना लिया जाए। सर। सर, बात यह है कि जैसा आपने ऑब्जर्व किया कि बिल्कुल जितनी शिद्दत के साथ मुलाकात हुई है और अचानक अनअनाउंस एक तरह से मुलाकात हुई है, पहले से किसी को नहीं पता था, बाद में कहा गया कि जी मैडम जो है वहां जाएंगी, और फिर जाके वो जो बिग हग, जो बड़ा एक सोशल मीडिया पे एक बड़ा एक कंट्रोवर्सी भी बनी हुई है, द बिग हग इज बिकम अ बिग कंट्रोवर्सी आल्सो, मगर वो आई डोंट थिंक इट इज अ कंट्रोवर्सी, इट शुड नॉट बी। और उसके बाद जो अपने अंकल से उनकी मुलाकात हुई वो ठीक है, मगर देखें ये इश्यू जो है ये कोई हग्स और ऑप्टिक्स के से हल होने वाला मेरा ख्याल नहीं है। इट्स ए बड़ी दरार जो पड़ी है, जिसे कहते हैं क्लीवेज जो है बहुत बड़ी, वो पॉलिसीज पे है। क्योंकि पॉलिसीज में बेसिकली हम जो देख रहे हैं वो ये कि मरियम साहिबा ने पार्टी को टेक ओवर कर लिया है काफी दिन से, और इतने शहबाज शरीफ साहब इतने डिसअपॉइंटेड हैं या डिप्रेशन में है या डिजेक्टेड हैं, जो भी आप उनको कह लें, कि उन्होंने असेंबली के सेशन में जाने की ख्वाहिश भी जाहिर नहीं की। प्रोडक्शन ऑर्डर तो एक इश्यू होता है जो कि आपको गवर्नमेंट या स्पीकर को देना पड़ता है, मगर वो भी एक इश्यू बनता है। लेकिन इन्होंने दरखास्त ही नहीं की कि जी मुझे मुझे जाना है, तो वहां कोई इश्यू नहीं खड़ा हुआ कि वो गए नहीं ना उन्होंने। उससे नजर ये आता है कि ही इज टोटली डिसएलिनेटेड और डिप्रेस है कि जी मैं अब इन सारे मामलात में बिल्कुल अलग होना चाहता हूँ। अब उसकी एक कुड बी ए स्ट्रेटेजी ऑल्सो कि जी बिल्कुल अलग रहे वो, और अलग रह के वो इनको प्ले आउट करने दे। ये जो एक कॉन्फ्रंटेशन और डायरेक्ट बैटल लाइन जो इन्होंने ओपन कर दी है, फायरिंग जो ओपन कर दी है फौज पे, मुझे तो समझ नहीं आती कि जी मरियम साहब जो कहती हैं कि जी वर्दी को हम नारे लगवाती हैं कि जी इसके पीछे वर्दी है, वो कहती हैं कि जी वर्दी का मतलब ये नहीं है कि सारे लोग, वर्दी का मतलब ये है कि हमारी लड़ाई जो है 2-3 लोगों से। इट्स ए रिडिकुलस आर्गुमेंट, यानी मुझे नहीं समझ आती कि ये कौन बाई करता है या कौन उसको कर सकता है। बच्चों से गाने गनवाती हैं कि ये वो फौज के खिलाफ, यानी इस तरह की बातें करके आप किसको या तो बेवकूफ बना रही है या डिसीव कर रही है या आप उनको प्रेशर डाल रही हैं, जो भी कर रही हैं। मगर शहबाज शरीफ साहब इसमें नहीं है। और मैंने शायद पहले भी एक दफा कहा था कि जी हमजा जो है वो लाहौर की पॉलिटिक्स और नून की पॉलिटिक्स में ही हैज अ वेरी स्ट्रांग होल्ड, और वो
मरियम के कंट्रोल में मेरा ख्याल है अभी तक पूरी तरह नहीं आया है और ना वो आएगा, क्योंकि लाहौर में अभी तक वो कोई मेजर शो नहीं कर सके अभी तक। अभी जो उन्होंने किया भी है तो वो भी इट वाज जस्ट अरेंज शो, कोई ऐसा बड़ा नहीं था। जो तकरीर वगैरह की उन्होंने, शेर क्या उन्होंने रखा है जी, शेर 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 जवान। शेर जवान। मैं आपसे बात कर रहा था पहले कि जी शेर जवान अब खवातीन जो होंगी वो क्या होंगी, शेरनी जवान या जवान शेरनी, या आई डोंट नो व्हाट दे वुड कॉल देमसेल्व्स। लेकिन ये कि चले वो उन्होंने टाइगर फोर्स के मुकाबले में उर्दू में एक शेर जवान कर दिया, ठीक है। मगर ये पॉलिटिक्स मेरा ख्याल है फैमिली के अंदर बड़ी इसमें रिजनमेंट है, और फैमिली के अलावा पार्टी के अंदर बड़ी रेजिस्टेंस है, क्योंकि पार्टी के बहुत सारे लोग ये पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, और ना उन्होंने कभी की है और ना उन्होंने कभी रेजिस्टेंस पॉलिटिक्स की है। तो ये आई डोंट नो वेयर दे आर गोइंग। मुझे तो कोई रास्ता नहीं आता, नजर नहीं आता कि जहां पे इनको कोई लाइट टनल के एंड पे नजर आए कि हम इस गली से निकल जाएंगे और फिर हम ठीक हो जाएंगे। आपने बात की लाहौर की पॉलिटिक्स की। सर, नून लीग का गढ़ तो लाहौर ही है। लाहौर एक मरकज है उनका। जिस तरह पीपल्स पार्टी लाड़काना और गढ़ी खुदा बख्श और सारा। अब ये बात भी हो रही है कि इनको अपना पहला जलसा, इसका आगाज लाहौर से करना चाहिए था। अब ये बात समझ में जरूर आती है जो आप भी बात कर रहे हैं कि इन्हें वो सपोर्ट यहाँ से नहीं मिल सकी हमजा शहबाज के होते हुए, क्योंकि हमजा शहबाज इज वेरी एक्टिव ओवर द इयर्स। अगर फादर आपके चीफ मिनिस्टर होंगे, जाहिर सी बात है, यूर सेकंड इन कमांड इन लाहौर, और बड़े फैसले लाहौर के उन्होंने ही करने हैं। तो ये एक बड़ा आपने दुरुस्त कहा कि एक बड़ा मेन फैक्टर है, और इस पे तनकीद भी की जा रही है कि ये जलसे का आगाज पीडीएम का लाहौर से करना था, और अब डिले भी शायद इसी वजह से आ रहा है। ये जो जलसे अभी तक लाहौर में नहीं हो सका, इसकी बुनियादी वजह भी यही नजर आ रही है। देखिए, ये तो सबको पता है कि फैमिली के अंदर भी पता है कि जब पहले जब ये हुकूमत में थे, इनके हमजा के वालिद साहब चीफ मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर थे उनके चचा ताया। उस वक्त भी सारे लाहौर के जो फड्डे होते थे, जो पार्टी के मसले होते थे, वो सारे जो जमीनों के कब्जे होते थे, जो छुड़ाने होते थे या देने होते थे या लेने होते थे, वो सारे के सारे हमजा करते थे। And he is one on one with almost every active पार्टी वर्कर और जो एक्टिविस्ट पार्टी के अंदर है उनसे, और वो उनपे ट्रस्ट भी करते हैं, उनको यूज भी करते हैं, और वो उनपे उनका काम भी करते हैं। अब वो काम जो है, वो हमजा साहब जेल में चले गए 1 साल से, तो वो कांटेक्ट खत्म हो गया, और वो काम मरियम साहिबा नहीं कर सकती, ना वो सफदर कैप्टन सफदर साहब कर सकते हैं। तो वो जो पूरा का पूरा उनका एक्टिविस्ट ग्रुप है जो पार्टी का, और लाहौर का खासकर, और वो ऑलमोस्ट इनएक्टिव है। वो कभी आ जाता है जलसा सुनने, आगे कोई काम नहीं करता, कुछ नहीं करता। इसलिए लाहौर से इन्होंने शुरू नहीं किया, गुजरावाला में किया उन्होंने। इट वाज जस्ट नॉर्मल शो, कोई ऐसा मैसिव शो नहीं था। और फिर अब वो चले गए बाहर, और अब मरियम साहिबा ने टेक ओवर करके और सारा कुछ कर लिया। अगर ये कि व्हाट कैन शी प्रोड्यूस, मुझे कोई नजर नहीं आता। शी कैन नॉट बिकम अ हांग सांग सू की या व्हाटएवर। सर, अब लोग ये भी कह रहे हैं कि शी इज ऑन अ बेल राइट नाउ। अगर इदारों ने, जिस दिन उनकी बेल अगर कैंसिल हो गई तो शी वुड गो बैक टू जेल, बिल्कुल। and then who is going to lead the party, and that's there will be another gap जो in पार्टी के Pakistan Muslim League. बुढ़े बाबे जो हैं, बाबे हमारी तरह के जो हैं, राजा जफरुल हक साहब, आप हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के जो सपोर्टर मुशाहिद हुसैन साहब जैसे लोग हैं, और इस तरह के और बेशुमार लोग हैं, और ये जो ख्वाजा आसिफ और ये हसन इकबाल, ये भी सब बाबे हैं, मतलब कंपेयर टू हर। ये सब जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि जी आप जो कहेंगे हम मंजूर है, और वो अंदर बैठ के फिर वो सब आपस में क्रिपिंग करते हैं कि जी ये क्या हो रहा है, हम क्या करें और कैसे। दे डोंट हैव ए प्लेस टू गो, उनके पास कोई रास्ता नहीं है जाने का, कहाँ जाए वो। शहबाज शरीफ अगर अपनी पार्टी खड़ी कर दें, या निसार को मिला लें, कोई 1-2 और मिला लें, और कोई एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दें, तो शायद ये लोग इधर आ जाए। लेकिन उनमें भी हिम्मत नहीं है, और वो भी अलग बैठ गए। और
पार्टी के अंदर नवाज शरीफ साहब के साथ जाने का मतलब है कि खुदकुशी करना। मरियम साहब भी वही उसी लाइन पे चल रही हैं, वो भी एक डायरेक्ट बैटल में जा रही हैं। अब बैटल में कौन मरेगा कौन लड़ेगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये सब जो मुस्लिम लीग जो है, जो कि एक नॉन कॉन्फ्रंटेशनिस्ट पार्टी है, जो कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने वाली पार्टी है, उसका इन्होंने डीएनए चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है इतनी जल्दी होगा नहीं। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। बिल्कुल सर सवाल, अब चूंकि मैंने पहले भी कहा था कि हम न्यूट्रल बात करेंगे, इमरान खान साहब ने बात की है कि हम पाकिस्तान के अंदर चीन जैसा निजाम लाएंगे। पहले सर इसकी एक्सप्लेनेशन होनी जरूरी है कि चीन का निजाम कैसे आएगा, वो कहना क्या चाह रहे हैं कि किस किस्म का निजाम पाकिस्तान में लेकर आएंगे। देखिए, ये बात तो उन्होंने पहले भी की थी और अब फिर दोबारा शायद रिपीट की है, और पहले उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में की थी वो तो मुझे याद है। इस दफा का मैंने उनकी तकरीर एग्जैक्टली नहीं सुनी कि किस कॉन्टेक्स्ट में थी वो, लेकिन पहले उन्होंने कहा था कि हमें अकाउंटेबिलिटी जो करनी है वो अगर हमारे पास अथॉरिटी हो, जिस तरह सऊदी अरेबिया की अथॉरिटी है या चीन की अथॉरिटी है, तो हम अकाउंटेबिलिटी करके आपको दिखाएंगे कि हम कैसे चोरों को पकड़ते भी हैं और उनसे पैसे भी निकालते हैं, मगर वो हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। इस दफा जो उन्होंने चीन की बात की है, तो हेडलाइन मैंने देखी कि जी वो चीन का निजाम लाना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि जी हम वन पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी लाना चाहते हैं, कम्युनिज्म लाना चाहते हैं। ये सब वो अपने, ठीक है, मीडिया का स्पिन होता है, मीडिया ने अपना स्पिन दिया उनको जो भी दिया। वो रियासत मदीना का भी जिक्र कर रहे हैं ना, वो जो नाकदीन है उनके। कंपैरिजन, उसी से कंपैरिजन हो रहा है कि जी पहले तो रियासत मदीना आ रही थी और अब वो चीन का निजाम आ रहा है, तो ये नहीं क्या ये हो रहा है। लेकिन मेरा ख्याल ये नहीं है कि अगर वो एक्सप्लेनेशन अगर नहीं दी उन्होंने, दे देनी चाहिए कि जी मेरा रियासत मदीना का जो है वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन चीन का मतलब ये नहीं है कि मैं वन पार्टी सिस्टम और कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम और ये सब निकाल लूं। ये कर देना चाहिए उनको अगर उनका मतलब नहीं है तो। और अगर कुछ और मतलब है तो वो भी एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि इससे कंफ्यूजन, एक जनरल स्टेटमेंट आप दे दें और फिर उसके बाद आप एक्सप्लेन कोई ना कर सके, क्योंकि उनके अंदर इंफॉर्मेशन और जो उनके तर्जुमान है उनमें भी बड़ी गड़बड़ है। एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है, खातून आ गई है, एक साहब चले गए हैं, तो ये सब भी हो रहा है। तो उसको सेटल करके और ये फिर अपनी जो लाइन है उसको क्लियर बताएं कि जी क्या कहना चाहते हैं। सर ये एक और भी इम्पोर्टेंट चीज है, गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा अबूरी हुक्मनामा है और अनाउंसेस द खान गवर्नमेंट इंडिया इस पे जाहिर सी बात है। अब वो कंपेयर कर रहे हैं कि जिस तरह जो कश्मीर में हुआ वो उसके साथ इसे कंपेयर किया जा रहा है। आर्टिकल 35A की वो बात करते हैं, आर्टिकल 370 की वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर काम हुआ वहां पे भी हो गया, फर्क क्या रहा। और पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है वहां पर केस जो है वो कमजोर हो जाएगा। ये बात की जा रही है पाकिस्तान के अंदर। नून लीग वाले तो ये बात कर रहे हैं, सरहद के पार एक फितरी बात है ये बात होना, लेकिन नून लीग की तरफ से ये बात कही जा रही है। देखिए, ये बात बड़ी एक सेंसिटिव बात है, जाहिर है, और लीगल बात है, इंटरनेशनली इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, बिल्कुल सही है। तो अगर ये गवर्नमेंट वाले ये कर रहे हैं और उन्होंने ऐलान किया है, तो मेरा ख्याल है बहुत सोच समझ के और सारी स्टडी करके किया होगा। इस तरह तो खैर मैं नहीं समझता कि कोई भी जाके प्राइम मिनिस्टर ऐलान कर दे कि जी हम इसे सूबा बना रहे हैं और उसकी इम्प्लीकेशंस ना सोची उन्होंने। मगर जो 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 अनाउंसमेंट हुई है उसमें एक पॉइंट जो मुझे नजर आया वो ये था कि जी सूबा अभी नहीं बना रहे हम, सिर्फ ये प्रोविजनल या इंटरिम या प्रोविजनल, यस। प्रोविजनली हम अनाउंस कर रहे हैं कि जी हम ये बनाएंगे। मतलब है कि अभी हुआ कुछ नहीं है, या अगर उसका जो नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो फिर नजर आएगा कि क्या है वो। लेकिन वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जरूर हो सकता है कि जी हाँ ठीक है हम ये करेंगे, हम ये करना चाहते हैं, आप लोग हमें सपोर्ट करें। और इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पे, और इलेक्शंस में जाहिर है कोई ना कोई स्लोगन सबको देना पड़ते हैं, कोई प्रॉमिस करना पड़ता है, होप देनी पड़ती है। तो ये भी एक पॉइंट है जिसमें कि वो लोग उनको उन्होंने किया होगा। लेकिन ये कि एक्सप्लेनेशन आना जरूरी है, लीगली इंटरनेशनल इसकी जो इम्प्लीकेशन है उसके हवाले से आना जरूरी है। लेकिन सर ये नून लीग क्यों ज्यादा शोर मचा रही है? हसन इकबाल साहब कहते हैं कि नेशनल कंसेंसस था
कि इसे इलेक्शन से पहले नहीं किया जाएगा। अब वो सवाल तो ये भी बनता है कि 3 साल आपकी हुकूमत रही, आप कर लेते। आज आपको वो लोग ये बात कर रहे हैं कि शायद ये मिनी बलूचिस्तान हो जाएगा, सूबे का दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन हकूक नहीं मिलेंगे जिस तरह बलूचिस्तान को नहीं मिले। और वो एग्जाम्पल यहिया खान के दौर की करते हैं, जब बलूचिस्तान को सूबे का दर्जा दिया गया और आज तक हकूक नहीं मिल सके। तो इस तरह से कंपेयर किया जा रहा है। पॉलिटिकल बयान देना हर एक का हक है, और जो मर्जियाँ देते रहे, वो कोई मेरे ख्याल में इतना इम्पोर्टेंस को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स तो यही है ना। आखिर उन्होंने एक काम किया, आपने अपना कोई ना कोई रिएक्शन, कोई ना कोई रिस्पॉन्स देना है। आप जाहिर है अब उसकी मुखालफत करेंगे कि जी ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। मैंने सुना है कि मरियम साहिबा भी जाएंगी, अब जाएंगी। जाएंगी। अच्छा, अब वहां जाएंगी तो वो वहां जाके क्या बिलावल साहब की हिमायत में तकरीर करेंगी या पार्टी की ये हिमायत? ये यही मेरी आज से शाम से ये बहस हो रही है कि वो पीडीएम के इत्तेहादी गिलगित बल्तिस्तान में एक दूसरे के मुखालिफ होंगे और हदफ उन्होंने इमरान खान को बनाया हुआ है। हदफ तो चले बना ले आपके जी, इमरान खान को चला जाना चाहिए, वो तो ठीक है, एक बात हो गई। लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ? आई डोंट नो व्हाट शी इज गोइंग टू से। या बिलावल साहब तो वही मुस्तकिल डेरा जमा के बैठ गए। आई थिंक ही इज गेटिंग गुड पॉलिटिकल ट्रेनिंग जिसे कहते हैं ना। उनको ये इलेक्शन लड़ने का भी एक ट्रेनिंग हो रही है, और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है पाकिस्तान के लिए रिजल्ट जो भी हो, लेकिन ये कि ही इज गेटिंग इनटू द निटी ग्रिटी ऑफ इलेक्शंस की क्या होता है, जलसे करो, जुलूस ये निकालो। तो वो सारी उनको ट्रेनिंग की जरूरत है अभी बहुत सारी। लोग ये कह उनका रहे हैं कि वो उनके लोग लिए ये तो कह रहे हैं। जी जी। हाँ बताएं आप। उनके चूंकि लिए सर लोग ये कह रहे हैं कि नून लीग की क्योंकि हुकूमत रही, अब पीपल्स पार्टी वहां पे पानी फेर रही है उनके किए धरे पे। तो अब इसलिए मरीम को एक्टिव किया जा रहा है कि मरीम जाके अपने उस बयानी को दोबारा। आपस में जो पीडीएम की मीटिंग बुला के वहां सारे पानी वानी और ऑयल, जो बड़ा मशहूर हमारे टीवी में भी और मीडिया में भी आता है कि हर जगह वो लोग यूज करते हैं, दूध का दूध पानी पानी। मुझे कभी दूध का दूध पानी पानी का यानी वो नहीं है। इससे पानी पानी है। सारा हमारे यहाँ पानी पानी है, दूध तो है ही नहीं है सर। दूध भी पानी है और पानी भी पानी है। मगर ये कि वो बैठ के फैसला कर लें कि भाई हमने क्या करना है और किस तरह करना है, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना। मगर ये कि वो एक डिसअरे शुरू हो गया है पार्टी के अंदर भी, फैमिली के अंदर भी, पीडीएम के अंदर भी। मौलाना साहब सुना है कि जी अब वो पैसे मांग रहे हैं कि जी हमें जो पिछले धरने के जो एरियर्स हैं 2-2.5 अरब या कितने अरब है, वो अभी तक नहीं मिले, वो पहले दें तो फिर हम अगला धरना प्लान करेंगे या करेंगे। अब वो कौन देगा, देगा या नहीं देगा, कहाँ से देगा, आई डोंट नो। अच्छा, आपकी आपकी बात से को मैं आगे बढ़ाऊंगा। सर ये जितने आजकल टेलीविजन पे प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि मैं टेलीविजन से वाबस्ता रहा, कोई 11-12 साल वाबस्ता रहा। तो एक दिन हमारे एक प्रोड्यूसर साहब आए और उन्होंने कहा कि इरफान ऑडियंस कम हो गई है। मैंने कहा यार ऑडियंस क्या कम हुई, लोगों को तो बहुत शौक होता है मजाक रात में आने का, तो किसी को बुला लो 4-5 बंदे। तो उसने मुझे बताया कि बकायदा ठेकेदार होते हैं जो ऑडियंस को लेकर आते हैं, तय किया जाता है कि जनाब 10,000 रुपया हम आपको देंगे, खाना पीना आपका, कोच आपकी, और आपने लोगों को लाके बैठाना है। तो अगर मौलाना फजल रहमान अगर अपने एरियर्स मांग रहे हैं तो सर इसमें कोई कोई मुजायका नहीं है। इसमें कोई मजमा इकट्ठा करने के पैसे तो होने चाहिए। नहीं, हैरानगी की तो बात नहीं है ना। देखें, जब ये मजमा आता है और इतना बड़े लेवल पे आता है कि जी आपने सिंध से शुरू होकर तो इस्लामाबाद तक मार्च करना है, पैदल करना है, गाड़ियों में करना है, मोटरसाइकिल पे करना है, जिस तरह भी करना है, उस गाड़ियों का भी खर्चा है, पेट्रोल का भी खर्चा है, रोज आपने खाने भी खाने हैं, रोज आपने बाकी सारे काम भी करने हैं, और फिर आके आपने एक जगह बैठ जाना है, धरना देना है, वहां पे भी रोज लाखों के खर्चे। आप बैठेंगे तो शामियाना भी होगा, जमीन भी पे भी कुछ दरी बिछेगी या जो कुछ होगा। मतलब है कि इट इज ए लॉजिस्टिक, जिसे कहते हैं ना, लॉजिस्टिकली एक पूरा ऑपरेशन होता है जो कि पहले से प्लान किया जाता है कि इतना खर्चा होगा और कौन करेगा और क्या उसका। और बिल्कुल अगर वो बिल्कुल। बीच में गड़बड़ कोई करे तो फिर जाहिर है आपस में फटा तो होता है फिर। तो अच्छा मौलाना सर, साहब के आखिरी साथ तो बात हुआ था। आखिरी आखिरी सवाल आपसे, ये इसलिए भी जरूरी है
क्योंकि मुझे तो ऐसा नजर आता है, आपकी भी राय हम जानना चाहेंगे। मीडिया तकसीम बहुत बुरी तरह हो चुका है, और अब आप अखबार भी उठाकर देखें तो आपको कुछ ऐसी खबर नहीं मिलेगी। आप पाकिस्तान के जो टॉप अखबारात हैं उनको भी उठाकर देख लें, चाहे अंग्रेजी के हों चाहे उर्दू के हों, तो वहां पर क्योंकि खास एक मिशन के तहत काम हो रहा है, किसी को बचाने के लिए काम हो रहा है, बाज सहाफी इस तरह एक्टिव हुए हुए हैं, तो सर वो सहाफत तो पीछे रहेगी। जो वो सहाफत जो एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, एडिटोरियल्स जो हैं लिखे जाते हैं गवर्नमेंट के लिए, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं हमेशा से डॉन का एडिटोरियल पढ़ता था कि यार इसमें आपको कोई सोचने के लिए कोई नई बात मिले, लेकिन वो भी अब ऐसे लगता है कि पंजाबी में कहते हैं मगरू लाया उसमें आपको कोई क्रक्स नहीं है, कोई आपको सब्सटेंस नजर नहीं आता, वो ऐसे जैसे कुछ भी नहीं। हर अखबार का यही हाल है। सर देखिए, अखबारों की तो बात करना ही आजकल लोग कहते हैं कि जी क्या पुरानी बात कर रहे हैं यार, क्योंकि अखबारों का तो दौर गुजर गया है। ये आजकल तो टीवी का दौर है और टॉक शो का दौर है, और लोग देखते ही टॉक शो हैं। और अखबारों की बात करें, डॉन के साथ मेरा बहुत लंबा अरसा रहा है, और बड़े अच्छे अच्छे लोग थे, बड़े सीरियस लोग थे, और उनके साथ हमने काम भी किया। हमारे एक पुराने जो एडिटर थे, अभी उनका 2-3 दिन पहले इंतकाल हुआ, सलीम आसमी साहब, बहुत जबरदस्त आदमी थे। और मगर ये कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी लेवल ऐसा गिर गया है कि जी समझ में नहीं आती कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। मैं अभी आपको एक मिसाल दूं, 2 दिन पहले मैंने एक ऑपेड बड़ा ढूंढा कि जी को पॉलिटिकल क्राइसिस पे और पॉलिटिकल सिचुएशन पे डॉन में मुझे कोई एक सॉलिड किस्म का आर्टिकल मिले। तो मुझे एक ही नजर आया, जो AR रहमान साहब, हमारे IA रहमान साहब, सॉरी IA रहमान साहब जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके बेटे हैं, डॉन के एडिटर है लाहौर में, उनका लिखा हुआ आर्टिकल था। तो वो मैंने बड़ा गौर से पढ़ा और पूरा पढ़ा, मगर पढ़ने के बाद मैं इतना कंफ्यूज हुआ कि मुझे कुछ समझ नहीं आई कि जी कहा क्या है इन्होंने। फिर पढ़ा मैंने, फिर नहीं समझ आई। फिर मेरा एक दोस्त है, बड़े वो अंग्रेजी के अपने आप को माहिर है, मजिस्ट्रेट भी रहे हैं, बड़े सीनियर ग्रेड 22 ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं सब। उनको मैंने कहा कि यार ये पढ़ के जरा मुझे समझाओ तो ये क्या है। उन्होंने पढ़ के मुझे जवाब दिया कि जी ये जिसने भी लिखा है वो बड़े अच्छे लोग होंगे, अंग्रेजी बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन मतलब मुझे भी नहीं समझ आई कि क्या लिखा है। तो ये नहीं, ये लेवल अगर हो गया है, और मैं नथिंग टू से अशर रहमान ने लिखा था, आई लाइक हिम एंड ही इज लाइक हमारे छोटे भाई की तरह है, और रहमान साहब के वो बेटे। लेकिन ये कि भाई मतलब तो समझाना यार, आपने ओपिनियन लिखा है तो ओपिनियन तो देने के, व्हाट इज योर ओपिनियन। पढ़ने के बाद मुझे समझ आ जाए कि जी ये आपकी ओपिनियन है, गुड बैड, ये नेगेटिव पॉजिटिव वट एवर इट इज, एटलीस्ट आई शुड नो। और ये स्टैंडर्ड जनरली सारे मीडिया का है, और इसलिए है कि नोबडी रीड्स। आजकल के अखबारों को कोई नहीं पढ़ता, ना ओपिनियन पढ़ता है कोई। उर्दू में आपको पता है कि तकरीबन 100 कॉलम रोज छपते हैं अखबारों में। हर अखबार में 8-10 कॉलम होते हैं। अगर आप 8-10 अखबारी मेन ले लें तो 100 कॉलम हो गए। अब किसके पास टाइम है कि जी 100 कॉलम पढ़ेगा, और किसके पास टाइम है कि वो एनालाइज करेगा कि जी अच्छा लिखा, बुरा लिखा, किसने लिखा, क्या लिखा। तो ये सब चीजें जो है ना, ये रिकॉर्ड के लिए सिर्फ है। आजकल मैटर करता है टीवी पे बैठ के किसने कितनी तेजी से कितनी लड़ाई की, कितनी जल्दी जल्दी। मैं अपने आप को भी शामिल कर लेता हूँ, जितनी जल्दी जल्दी किसने क्या बकवास की, बस। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। आपकी राय हमेशा से मुकद्दम है हमारे लिए भी, और जो कहता हमारे हूँ मैं, ये तो कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक की राय अपनी है। एवरीबॉडी हैज राइट टू हिज कल ओपिनियन। मैं थोड़ा सा डिसहार्ड हुआ था तो नहीं सर, ये बिल्कुल ऐसा है, हर बंदे की राय है, मुकद्दम है। मैं तो लोगों को, अपने नाकदीन को भी कहता हूँ कि आप आर्गुमेंट करें, उसका हम जवाब भी आपको देंगे। अगर आपको पसंद ना आए तो आप अपना काउंटर आर्गुमेंट दें, और ये हम सिलसिला रोकेंगे नहीं, आपको रिमूव नहीं करेंगे अपनी चैट में से। लेकिन जब वहां पर भी गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल होता है तो गाली गलौज पे अगर कोई उतर आए तो फिर मुझे अक्सर ट्विटर पे बहुत से लोग फॉलो करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, बट एनीवे आई गॉट अ फॉलोइंग ऑफ 1.5 मिलियन प्लस फॉलोअर्स ऑन ट्विटर। मैं कुछ लिखता हूँ, डायरेक्ट गालियां देना शुरू कर देते हैं, ओ आप ये है और आप वो है फलाना। अच्छा जी, मैं कहता हूँ
ठीक है यार, आप मेरी गालियां ना सुने, मैं उन्हें ब्लॉक कर देता हूँ। भाई आप गालियां कर देंगे पर्सनल, तो आप फिर आपको फिर मेरी अगली ट्वीट जो नहीं मिलेगी, क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते। बिल्कुल। आर्गुमेंट करें, जवाब दें, बात करें, लॉजिकली बात करें, और अपने आर्गुमेंट से हमें बताएं, तो यू आर मोस्ट वेलकम एंड वी विल रिप्लाई टू यू या एक्सेप्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल। जाते जाते सर, अमेरिका की भी सिचुएशन में बता दें इस वक्त क्या हो रहा है। ये हम कहते थे पाकिस्तान के बारे में ये खूनी इलेक्शन होगा, मुझे तो लगता है अमेरिका का इलेक्शन भी खूनी होगा। अमेरिका का इलेक्शन सर जाते जाते ये है कि ये भी पाकिस्तानी इलेक्शन ही हो रहा है इस दफा। पहले से अच्छा। पहले से रिगिंग के चार्जेस लग गए बड़े जबरदस्त तरीके से, और प्रेसिडेंट साहब और हुकूमती पार्टी की तरफ से लगे, अपोजिशन की तरफ से नहीं लगे। जजेस का बीच में रोल बड़ा लंबा चौड़ा आ गया है कि जी हर पार्टी की तरफ से कोई 300-300 400 जजेस की टीमें पूरी तैयार बैठी हैं कि जैसे इलेक्शन खत्म होगा वो जाके अदालतों में दरखास्तें दायर करेंगे और कहेंगे ये गलत हुआ, ये सही हुआ। और लोग जो है वो सड़कों पे निकल के व्हाइट हाउस के सामने इस वक्त भी 2 ग्रुप खड़े हुए हैं। अभी मैं टीवी देख रहा था तो वो बता रहे थे कि व्हाइट हाउस को पूरा उन्होंने बड़ी जबरदस्त फेंस लगा दी है कि जी कोई अंदर ना आए या कोई अंदर कोई चीज ना फेंक सके। और ट्रंप के सपोर्टर और उनके मुखालिफ दोनों बाहर खड़े हुए और नारे लगा रहे हैं और झंडे लेके प्लेकार्ड लेके खड़े हुए हैं। और कल जब इलेक्शन के रिजल्ट आना शुरू होंगे तो फिर और लोग बढ़ेंगे, और पता नहीं फिर वॉशिंगटन के आधा वॉशिंगटन जो है वो सारी कंपनियों ने, दुकानों ने अपने शीशे के सामने लकड़ी के तख्ते लगा दिए हैं कि जी हम बंद कर रहे हैं, हम इस गड़बड़ में। और कई स्टेट्स में ये हुआ है। तो ये बड़ा एक पाकिस्तानी टाइप का इलेक्शन होगा, मानेंगे नहीं लोग। अगर तो मार्जिन हुआ बहुत ज्यादा तो फिर तो जाहिर है मानना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर बराबर बराबर मुकाबला हुआ तो फिर ये बड़ा खूनी मुकाबला हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। व्यूअर्स, ये हमारा शो था, अपने कमेंट्स भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे लंदन से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। थैंक यू नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू सर।